जब संविधान के सोर्सेस का अध्ययन कर रहे थे, हमारा संविधान जितना विशाल है, जितना अद्वितीय है, उसके शोध का अध्ययन कर रहे थे। और पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने कुछ शोध के बारे में बात करी थी और उसमें स्पष्ट रूप से आया था कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से बहुत सारी चीजें आई है, लगभग 2/3। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, हमने अन्य विदेशी संविधान से भी बहुत सारी चीजों को लिया है। और इस संदर्भ में हमारे संविधान निर्माता और संविधान सभा के अध्यक्ष दोनों ने ही मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि हमने विदेशी चीजों से भी उन्हीं चीजों को लिए, विदेशी संविधान से भी, जो हमारे देश के अनुकूल थे, जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे, और उसे लेने में कोई, स्वीकार करने में कोई गलती नहीं। तो कल हम लोगों ने कई चीजों को देखा था, उसके बाद ये चीजें छूट गई थी, आज हम लोग उसका देखेंगे। न्यायालय की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यह अमेरिका से लिया गया। न्यायालय की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता, इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि यह अमेरिका से लिया गया। अच्छी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका जब कभी भी बोलेंगे तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका ही समझेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर कि न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, इंग्लिश में इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक समीक्षा, इसके दो अर्थ के संदर्भ में आप इसको देख सकते हैं, न्यायिक पुनरीक्षा भी और न्यायिक समीक्षा भी। दोनों अर्थ में भी आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से। मेंस में दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन आप याद करने के दृष्टिकोण से देखेंगे कि न्यायालय किसी भी विभाग के कार्यों को समीक्षा कर भी सकती है, उसे संविधान या संवैधानिक आधार पर उसे गलत या सही साबित कर सकती है, और दूसरा न्यायालय अपने निर्णयों की भी समीक्षा कर सकती है। मतलब पुनरीक्षा का जो अर्थ है उसमें समीक्षा का को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, उसके संदर्भ पर आप देखेंगे तो न्यायालय जो न्यायिक समीक्षा है वह भी हमने अमेरिका से ही लिया, अमेरिका से लिया न्यायिक समीक्षा। अब हमारे संविधान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि स्वतंत्रता एवं समानता, स्वतंत्रता तथा समानता एवं बंधुत्व, समानता एवं बंधुत्व। कल के क्लासेस में भी हम लोगों मैंने आपको बतलाया था कि फ्रांस का जो सबसे पहली बार संविधान बना था, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, तो उस राज्य क्रांति में स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा लगा था। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसका नारा लगा था। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का जो आदर्श है वह हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, फ्रांस के संविधान से। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बाद जो संविधान बना था उससे लिया है। आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि फ्रांस के इस क्रांति के आदर्शों को, क्रांति के आदर्शों ने विश्व के राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, विश्व की राजनीति को। विश्व में कई संविधान बने, विश्व में कई क्रांतियां बनी, उसके बाद बहुत सारी क्रांतियां लोकतंत्र के नाम पर हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में लोकतंत्र एक स्लोगन भी था, तो लोकतंत्र के नाम पर हुई। लेकिन सारी क्रांतियों ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व इत्यादि को अपना आदर्श के तौर पर रखा है, और यह फ्रांस के संविधान से लिया गया। हमारे संविधान में, हमारे संविधान में न्याय की अवधारणा भी, न्याय की अवधारणा संविधान में तो है ही, संविधान की प्रस्तावना में भी है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की अवधारणा है, 3 प्रकार के न्याय, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, आर्थिक न्याय की एवं सामाजिक न्याय। इसको ध्यान रखना है, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक, ये तीनों प्रकार की न्याय की अवधारणा है। आप न्याय, चूंकि राजनीति शास्त्र का एक अत्यंत रुचिकर विषय रहा है, और दर्शन शास्त्र में भी न्याय एक महत्वपूर्ण विषय के तौर पर में, महत्वपूर्ण जो उसका विषय वस्तु के तौर पर भी न्याय है। और न्याय की मांग, न्याय की अपेक्षा मानव जाति के शुरू से रही है। न्याय की अवधारणा में अंतर आया है। न्याय की जो परंपरागत चीजें होती है, जानवरों के न्याय और मनुष्यों के न्याय, बदलते हुए परिस्थितियों के अनुसार न्याय, इत्यादि चीजों में कई अंतर भी आए हैं। लेकिन जहां तक आप लोग जस्टिस को समझते हैं, तो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक के तीनों ही प्रकार के न्याय की जो हमारी प्रस्तावना में संकल्पना है, वह हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। अब आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न में अगर
रूस भी आए और सोवियत संघ आए, तो आप सोवियत संघ जवाब देंगे। जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय सोवियत संघ था, न कि रूस था। लेकिन प्रश्न में अगर इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन नहीं हो और रूस हो, तो आप रूस का उदाहरण देंगे, क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना। तो सोवियत संघ के संविधान से हम लोगों ने मुख्यतः तीन चीजों को लिया है। एक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के संदर्भ को, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के संदर्भ को हमने सोवियत संघ के संविधान से लिया। पुनः सोवियत संघ के संविधान से एक और चीज हमने ली है, वह है हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, इसको इसमें आप फंडामेंटल ड्यूटीज कहेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज, यह जो हमने लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, यह जो हमने लिया है मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हमारे संविधान की रचना हुई थी, तो मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान में नहीं था। मौलिक अधिकार संविधान में था, मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य इसमें ध्यान रखना है। लेकिन 1950 में 26 फरवरी को पूर्ण रूप से लागू होने के बाद 1970 के दशक तक ऐसी परिस्थितियां आ गई, विशेषकर इंदिरा जी के शासनकाल में, जहां पर की बाद में कालांतर में इसमें लग गया था, आपातकाल भी लगा था। तो आपातकाल के दिनों में संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, जिसको संविधान के 42वें संशोधन के नाम से जाना जाता है। 42वें संशोधन। तो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भी परिवर्तन कर दिए गए और संविधान के विभिन्न जो बंद हैं, विभिन्न जो अनुच्छेद हैं, उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया। तो संविधान के 42वें संशोधन की व्यापकता इतनी अधिक थी कि इसे एक लघु संविधान ही कहा गया। संविधान के जितने भी संशोधन हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था लघु संविधान 42वां संशोधन है। यद्यपि 42वें संशोधन के अधिकांश अनुच्छेदों को फिर संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा मूल रूप में लाया गया, लेकिन सभी संशोधनों को मूल रूप में नहीं लाया गया। तो 42वें संशोधन की प्रासंगिकता उसके बाद भी रही, ये ध्यान रखना है। तो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के बाद, मौलिक अधिकार के बाद अब संविधान के भाग 3 को देखेंगे तो उसमें मौलिक अधिकार का वर्णन। अब मौलिक अधिकार के बाद नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व के ठीक बाद मौलिक कर्तव्यों को शामिल कर दिया गया। मौलिक कर्तव्यों को, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत राष्ट्र या संदर्भ राज्य जो अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है, उसकी चर्चा की गई है। एक राज्य, क्योंकि राष्ट्र या राज्य की जो अवधारणा है, यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब संविधान के अंतर्गत या पॉलिटी के अंतर्गत मैं राज्य की बात करूंगा, तो आप लोग भारत के किसी राज्य का संदर्भ नहीं लेंगे, आप लोग राज्य का संदर्भ भारत संघ के तौर पर लेंगे वहां पर। तो वहां पर राज्य जो अपने नागरिकों से अपेक्षा करता है, उसे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत रखा है। मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है, यह ध्यान रखना है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अपेक्षित रूप से बाध्यकारी बन सकते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे आप। मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं। अभी भारतवर्ष की जो राजनीति है, उस राजनीति में मौलिक कर्तव्यों की अपेक्षा प्रत्येक नागरिक से की जाती है। अभी जो परिस्थितियां अपने देश की है, उस परिस्थितियों के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं भी आ जाती है जो समाचार पत्रों के सुर्खियों में रहती है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो मौलिक कर्तव्य एक अपेक्षित बन जाते हैं कि नागरिकों को करना ही चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिया है। अब वहां पर देखना है कि सोवियत संघ में मौलिक कर्तव्य प्रभावकारी थे, अपने देश में अपेक्षित है, तो सोवियत संघ से लिया है। सोवियत संघ से कई चीजें हमारे संविधान को प्रभावित करती रही है। उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज और है, वो पंचवर्षीय योजना है। इसको भी ध्यान रखेंगे, पंचवर्षीय योजना, समझ गए? पंचवर्षीय योजना। अब इसमें 2-3 चीजों को आप लोगों को समझना है।
आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की आजादी कब मिली थी? 17वीं शताब्दी नहीं, 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अमेरिका की आजादी हुई थी। 1776 आप लोगों को शायद याद होगा, उसके संदर्भ में अमेरिका की आजादी हुई थी। शायद आप लोग 1776 में न जाए तो क्या आपको याद होगा कि अमेरिका की आजादी कब हुई थी? और अमेरिका 1776 वाला नहीं समझ लेंगे, 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। खैर ठीक है। अब पंचवर्ष योजना, तो अमेरिका ने 100 वर्षों के प्रयास के बाद और 1945 आते आते विश्व की राजनीति में अपना प्रमुखता से स्थान स्थापित कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का एक अनिवार्य परिणाम यह निकला कि अमेरिका विश्व की प्रमुख शक्ति बनकर होगा। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में नई आर्थिक नीतियां लागू की गई और 1945 के दशक में 1945 में द्वितीय शक्ति के तौर पर सोवियत संघ का उदय हुआ। सोवियत संघ बाद में कालांतर में द्विध्रुवीय विश्व भी बने। वैसे विश्व में कुछ देश वोट निरपेक्ष आंदोलन में भी गए, तो आप तृतीय वर्ल्ड भी उनको कह सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका के साथ आर्थिक से लेकर सामरिक स्थिति में, टक्कर की स्थिति में, जिसको द्वंद्व की स्थिति में, टकराहट की स्थिति में प्रमुखता से देश सोवियत संघ था। तो सोवियत संघ की आर्थिक प्रगति ने विश्व के कई देशों को चकाचौंध कर दिया और सोवियत संघ के आर्थिक प्रगति के पीछे में लक्ष्य केंद्रित योजनाएं थी, उसका महत्वपूर्ण योगदान था। लक्ष्य केंद्रित योजनाएं ये पंचवर्षीय होती थी। तो भारत वर्ष में भी इसी आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। पंचवर्षीय योजना, अब पंचवर्षीय योजनाएं तो बनाई गई, लेकिन एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस योजना निर्माण के लिए जो योजना आयोग था वह भारत वर्ष का योजना आयोग था। अब उसके जगह पर नीति आयोग है। मैं योजना आयोग की बात कर रहा हूं। उस योजना आयोग को संविधान में वर्णित नहीं किया गया, ध्यान रखना है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि नीति आयोग अथवा योजना आयोग क्या संवैधानिक आयोग है या संवैधानिक निकाय है, तो आप बोलेंगे नहीं। लेकिन चूंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये अत्यंत प्रभावकारी बन जाता है। तो पंचवर्षीय योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना है जो हमारी राज्य व्यवस्था में रहा है, सोवियत संघ से हमने लिया है। सोवियत संघ से हमारे पास हमारे संविधान में मूल रूप से जो चीजें आई है, तो मूल रूप से जो चीजें आई है प्रमुखता से अगर देखेंगे तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य आया है। न्याय की अवधारणा जो हमारे देश में आर्थिक न्याय विशेषकर है, उसकी अवधारणा भी, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा भी सोवियत संघ से आई है और पंचवर्षीय योजनाओं को भी हमने वहीं से लिया है, सोवियत संघ से लिया है। सोवियत संघ के संविधान के बाद हमारे देश पर आयरलैंड के संविधान का भी असर पड़ा है। आयरलैंड के संविधान से भी हमने कई चीजें ली है। आयरलैंड के संविधान से देखिए, आयरलैंड को भी आप लोग समझेंगे। आयरलैंड ब्रिटेन के अंतर्गत ही था। आयरलैंड की एक महिला अपने देश में, जिसको सबसे पहले अपने देश में जो होम रूल शासन, होम रूल जो आंदोलन हुआ है, उसके प्रेरणा भी आयरलैंड से ही आए थे। और आयरलैंड की एक महत्वपूर्ण महिला अपने देश में प्रभावकारी स्वतंत्रता सेनानी भी रही है, जिसका नाम एनी बेसेंट है। शायद आपको याद रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की जो पहली महिला अध्यक्षा थी वो एनी बेसेंट की थी, आयरलैंड की थी। होम रूल आंदोलन भी अपने देश में जो हुआ है वो आयरलैंड से प्रभावित था, जहां पर उसको स्वायत्त या स्वशासन मिल चुका था। तो शासन का अर्थ यहाँ पर स्वायत्त शासन से लेंगे आयरलैंड के अंतर्गत। तो आयरलैंड के संविधान से हमने कई चीजों को लिया। इसमें सबसे पहली जो चीज हमारी है आयरलैंड के संविधान से, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएस इसको सामान्य भाषा में भी कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। नीति निर्देशक तत्व वास्तव में उन तत्वों का
या उन तत्वों का या उन अपेक्षित कदमों का कुल योग है जो यह बतलाता है कि राज्य को क्या करना है, राज्य का उद्देश्य क्या होगा। हम लोग आज वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी केवल उस प्रशासकीय राज्य में नहीं रहते हैं जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य प्रशासन का यथास्थिति को या कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वर्तमान में हम लोग मार्क्स और डॉर्हम के लैंग्वेज में प्रशासकीय राज्य में रहते हैं जहां पर राज्य जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक प्रभावी रहता है, जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक राज्य प्रभावी रहता है। तो इस प्रशासकीय राज्य में राज्य से अपेक्षा लोगों की अत्यधिक होती है। लोगों का संदर्भ यहाँ पर नागरिकों से लेंगे तो नीति निर्देशक तत्व उन सभी कदमों का कुल समूह है जो बतलाते हैं कि राज्य को क्या करना है, राज्य को क्या करना है। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, महिलाओं के लिए व्यवस्था करना इत्यादि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आप लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ पर दो तीन चीजों को और देखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या प्रभावकारी होते हैं, क्या इसके आधार पर राज्य पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, राज्य को न्यायिक कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, तो नहीं। ये प्रभावकारी तो होते हैं परंतु राज्य को न्यायिक कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है। राज्य को न्यायिक कटघरे में नहीं खड़ा करने के पीछे भी कई कारण होते हैं, क्योंकि संसाधनों की सीमितता होती है, राज्य के पास अनिवार्य चीजें भी होती, कुछ ऐसे संसाधनों के बंटन की समस्या होती है, उपयुक्त मशीनरी की समस्या होती है, इत्यादि आधार पर राज्य को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता है। जब हम देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान के बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को हम लोगों ने देखा है कि यह संविधान कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अब हमारे देश में एक और चीज है नागरिकता, इसको भी देखेंगे कि नागरिकता कहां से आई है। देखिए, विश्व के राजनीति में दो प्रकार की नागरिकता देखी जाती है। संघात्मक प्रणाली में दो प्रकार की नागरिकता देखी जाती है। एक नागरिकता को आप देखेंगे तो नागरिकता दो प्रकार की देखी जाती है। मैं संख्या के आधार पर बात कर रहा हूँ, अन्य आधार पर कई प्रकार की नागरिकता होगी, नागरिकता वगैरह वगैरह, लेकिन मैं यहाँ पर नागरिकता की बात कर रहा हूँ उनकी संख्या के आधार पर। तो एक होती है एकल नागरिकता और दूसरी होती है दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। संघात्मक प्रायः सभी देशों में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। संघात्मक मॉडल के जो देश है उसमें दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, यह ध्यान रखना है। जैसे अगर आप अमेरिका में हैं, अमेरिका के निवासी हैं और आप अमेरिका के नागरिक हैं तो आपको दो नागरिकता होगी। पहली नागरिकता होगी अमेरिका की और दूसरी नागरिकता होगी अमेरिका के किसी राज्य की। अमेरिका के किसी राज्य की, कैलिफोर्निया हो अथवा ओहियो, किसी भी राज्य की होगी। तो क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो अमेरिका के 50 राज्य में से किसी भी राज्य की नागरिकता आपके पास न होगी, दो नागरिकता होगी। भारतवर्ष ने अपने संवैधानिक प्रावधानों के तहत सिर्फ एकल नागरिकता को स्वीकार किया। इस संदर्भ में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी आपको मैं दूं कि जब हमारे देश में जब तक कश्मीर में अनुच्छेद 370 था, प्रभावी था अनुच्छेद 370, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता थी और संपूर्ण भारत के लोगों को एकल नागरिकता है। अभी संपूर्ण भारत के लोगों को एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता की यह प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली। भारत की विविधता को देखते हुए एकल नागरिकता का प्रस्ताव देना, एकल नागरिकता को स्वीकार करना एक उपयुक्त कदम माना जा सकता है। तो एकल नागरिकता हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। अब आपको ध्यान रखना है। अब हमारे देश में दो तरह की चीजें होती है। एक होता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। एक होता है विधि का शासन, इसको भी जरा समझेंगे आप लोग। विधि का शासन, ये विधि का शासन जो है ना, कालांतर में ब्यूरोक्रेसी का शासन बन जाता है। विधि का शासन मतलब आप समझेंगे रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहां से निकलता है।
विधि का शासन जो अपने देश में है, मतलब विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति पर स्थापित विधियों के द्वारा ही शासन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारता की संभावना नहीं। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में स्वेच्छाचारता होती है, निरंकुशवाद आता है, लालफिताशाही आती है, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से रूल ऑफ लॉ जो हमारे देश में लिया गया है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जब हम विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करते हैं तो यह हमने जापान से लिया है। विधि के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि विधि का शासन तो अपने देश में ब्रिटेन से है, मतलब रूल होगा, लेकिन शासन करने की जो प्रक्रिया होगी और विधि के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वह भी विधि के विधिवत होगी। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी ने कोई राजाज्ञा जारी कर दिया, आई एम द स्टेट की धारणा नहीं आएगी। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होगी वह हमने जापान से लिया है, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब अपने देश में एक महत्वपूर्ण चीज अपने संविधान में है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ये महत्वपूर्ण है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, इसको जरा देखेंगे। संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया अपने देश में है वह अनुच्छेद 368 में है। अब इसको समझना बहुत थोड़ा सा अनिवार्य ये है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से इसको जरा समझेंगे आप लोग। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है? अपने देश के संविधान में मुख्य रूप से दो तत्वों को हम शामिल कर सकते हैं। अगर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो तीन प्रकार के तत्वों, कुछ ऐसे तत्व जिसका आसानी से संशोधन हो सकता है, आसानी से संशोधन हो सकता है। मतलब अगर किसी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है, संविधान में संशोधन आसानी से हो जाए तो ऐसे संशोधन को हम ऐसे संविधान को हम लोचशील संविधान कहते हैं। लोचशील संविधान जो बढ़ती हुई मांगों के अनुरूप, बढ़ती हुई आकांक्षाओं के अनुरूप या बदलते हुए परिस्थितियों के अनुरूप अगर संविधान में संशोधन आसानी से हो जाए तो उसे हम कहते हैं लोचशील संशोधन, लोचशील संविधान। अब यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि संविधान में अगर लगातार परिवर्तन होते रहे, संशोधन होते रहे तो संविधान की तो आत्मा ही बदल जाएगी। 1950 के संविधान कुछ और होंगे, 2000 के संविधान कुछ और हो जाएंगे और 2050 के संविधान कुछ और हो जाएंगे। पता चला कि मूल आत्मा ही गायब है। तो लेकिन उसके बाद अगले स्टेप पे देखेंगे तो कुछ ऐसे उपबंध भी होने चाहिए जो कि आसानी से न हो, मतलब इसको हम कठोर कर सकते हैं। और इसके साथ भी कुछ ऐसे उपबंध भी होते हैं कठोरता जिसको कर सकते हैं कि जिसमें संशोधन हो ही ना, या बहुत ही क्लिष्ट प्रक्रिया क्योंकि आसानी से न हो जाए, जो विशिष्ट परिस्थितियों में दुर्लभ से दुर्लभतम परिस्थितियों में जिसकी संभावना बनती है तो उस स्थितियों में यहां पर भारतीय संविधान की व्याख्या करने के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में ही है, तो कई प्रकार के तत्वों को जिसको संवैधानिक मूल ढांचा कहा जाता है उसके संदर्भ में वर्णन किया, जिसमें जनतंत्र है, मतलब लोकतंत्र है या अन्य चीजें हैं। मैं उस सब पर केशवानंद भारती केस की जब कभी बात करूंगा तो उस कंटेक्स्ट में जाऊंगा। अभी देखेंगे कि भारत के संविधान में तीनों ही चीजों को शामिल किया जाता है। कुछ ऐसे उपबंध हैं जिनका हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं, साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। कुछ के लिए हमें विशेष बहुमत चाहिए और कुछ के लिए विशेष बहुमत के साथ ही साथ राज्यों की विधानसभा से भी अनुसमर्थन चाहिए और साथ ही साथ हमको उसमें अगर अनुसमर्थन मिल भी जाता है तो संवैधानिक मूलभूत ढांचे के आधार पर न्यायालय उसे रोक सकते हैं। तो आप समझेंगे कि भारत के संविधान को इसलिए अर्धलोचशील कहा जाता है, लोचशीलता एवं अलोचशीलता का मिश्रण कहा जाता है। और हमने अपने संविधान में
जो प्रक्रिया ली है वो अनुच्छेद 368 में जो वर्णित प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अब एक प्रश्न यह आता है कि क्या संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 पर भी लागू होता है? यह भी है। मतलब जिस अनुच्छेद के द्वारा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है उस वह संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 पर भी लागू होता है। क्या कोई ऐसी समय स्थिति आ सकती है जब कठोरतम वाले जो उपबंध है उसको लोचशील में रखा जाए? कठोरतर वाले जो हमारे उपबंध है उसको लोचशील में रखा जाए और भारतीय संविधान को अत्यंत लोचशील बना दिया जाए, संविधान में आसानी से परिवर्तन हो जाए। तो यहां पर आपको ध्यान रखने की है कि संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह 368 पर भी प्रभावी है। संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 पर भी प्रभावी है, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हटाया नहीं जा सकता है। संविधान संशोधन होता रहेगा, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया होती रहेगी, प्रक्रिया बदलाव आ सकता है, लेकिन उसकी समीक्षा की जाएगी। मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे में यह आता है। आप इसको किसी भी प्रकार से शक्तियों के विभाजन से या शक्तियों के पृथक्करण की जो सिद्धांत है या भारत संघ की जो मूलभूत ढांचा है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद भारतवर्ष में एक चीज और है जिसको आप लोग देखेंगे कि भारतवर्ष के संविधान में, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को चर्चा की थी कि भारतवर्ष के संविधान में अनुच्छेद में 1 में क्या कहा गया है, तो इंडिया दैट इज भारत विच इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन भारतवर्ष में मैंने कहा था कि भारतवर्ष में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब हम उस मूल रूप से संघीय की जगह पर भावना में एकात्मक हैं, भावना में एकात्मक संविधान है, यह बिल्कुल संघीय नहीं है। आप इसको अर्ध संघीय ढांचा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले शक्तियों का विभाजन भी किया गया है और शक्तियों के विभाजन में संवर्ती सूची पर संघ की प्राथमिकता दी गई है। तो यहां पर देखेंगे कि हमारा जो अर्थ संघीय ढांचा है संविधान का, यह हमने कनाडा से लिया है। हमारी जो अर्थ संघीय ढांचा है वो हमने कहां से लिया है, तो कनाडा से लिया है। इसको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कई प्रकार की शक्तियों का जो केंद्र होता है, कई प्रकार की शक्तियां जिसको कि शक्तियों के विभाजन में शामिल नहीं किया गया, शक्तियों के विभाजन में। जैसे कि आपने देखा है कि संघ शक्तियों के विभाजन जब करेंगे तो संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची आएगी, 3 सूचियां आएंगी। लेकिन कोई ऐसी शक्ति तो हो सकती है ना जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, शक्तियों में नहीं किया गया है। तो ऐसी शक्तियों को हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। जो शक्तियां बच जाए, जो इसमें उल्लेखित नहीं है, उसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां। और अवशिष्ट शक्तियां भारतवर्ष में संघ को है, अमेरिका में राज्यों को है। यहां पर ध्यान रखना है। अवशिष्ट शक्तियां भारतवर्ष में किसको है, कनाडा को, मतलब भारतवर्ष में यह संघ को है। और यह हमने कनाडा के संविधान से लिया है, कनाडा के संविधान से। अगर आपके पास यह क्वेश्चन आए कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में है, केंद्र में सन्निहित है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में सन्निहित है, यह हमने कहां से लिया है, तो आप जवाब देंगे कनाडा से लिया है। अवशिष्ट शक्तियां समझ चुके हैं आप लोग। तो अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है कि अवशिष्ट शक्तियां वैसी शक्तियां होती है जो तीनों सूचियों में संलिखित ना हो। अब उसके बाद आप लोगों को देखना है कि हमारे पास में 2 तरह की चीजें आती है। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे पास में क्या है और हमारा गणतांत्रिक मॉडल क्या है, उसको देखेंगे। देखिए, भारतवर्ष में एक पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे होते हैं वो भी अक्सर गलती कर देते हैं। जनतंत्र और गणतंत्र में, जनतंत्र एवं गणतंत्र, जनतंत्र एवं गणतंत्र, ये 2 तरह की चीजें होती हैं। सामान्य तौर पर लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जनतंत्र एवं गणतंत्र, देश में प्रायः 2 प्रकार के केंद्र हो सकते हैं। एक शासनाध्यक्ष और एक होता है राष्ट्राध्यक्ष। शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष, इसको देखेंगे। जब ब्रिटेन राष्ट्राध्यक्ष की बात करेंगे तो ब्रिटेन में हम चलते हैं, तो ब्रिटेन की एग्जांपल से आप इसको आसानी से समझ लेंगे। ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष क्या है, महाराजा या महारानी, महाराजा, महारानी
आप इसको देखेंगे, महाराजा या महारानी, महाराजा और महारानी वहां पर कैसे बनते हैं? जन्म से, जन्म से। और ब्रिटेन में शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है, प्रधानमंत्री वहां पर है। तो अब आप देखेंगे कि शासनाध्यक्ष क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, निर्वाचित होते हैं, जनता से जाते हैं चुन करके, तो यह डेमोक्रेसी है, यह डेमोक्रेसी है, यानी कि जनतंत्र है, जनतंत्र है। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जो जनता से चुनकर नहीं जाते हैं, तो यह गणतंत्र नहीं है, यह गणतंत्र नहीं है। अंतर समझ चुके हैं डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में। यही सबसे बड़ी अंतर होती है कि जहां पर राष्ट्र, कुछ देशों में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही होता है, तो वह अपने आप को गणतांत्रिक भी कहता है, डेमोक्रेटिक भी कहता है। भारत के संदर्भ में डेमोक्रेसी भी है और मतलब भारत एक जनतांत्रिक देश भी है और गणतांत्रिक देश भी है। अगर आपसे पूछेंगे कि भारतवर्ष का संवैधानिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और भारतवर्ष की विशेषता क्या बतलाते हैं? तो इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि गणतांत्रिक भी भारतवर्ष है और जनतांत्रिक भी भारतवर्ष है। तो अपने देश में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उस समय जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं सुनिश्चित करती। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष तरीके से मतों का मूल्य का निर्धारण होता है, तो उस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन करने की जो पद्धतियां हैं, वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, आयरलैंड के संविधान से। ये ध्यान रखना है कि आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। अब इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अलग होता है और हमारे देश में जो विधायिका है राज्यों की या संघ की जो व्यवस्थापिका है, उनका निर्वाचक मंडल अलग होता है। तो निर्वाचक मंडल का डेमोक्रेटिक संस्थाओं में निर्वाचन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो निर्वाचक मंडल जो हमारे देश के हैं, उस निर्वाचक मंडल को हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से लिया। और भारत वर्ष के राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण अधिकार भी है कि वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं, नामांकित कर सकते हैं। 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। ये जो 12 सदस्य होते हैं ना, संविधान ने इस पर साहित्य, कला, विज्ञान इसका मंथन किया था। साहित्य, कला, विज्ञान एवं सेवा के विशिष्ट क्षेत्रों में कालांतर में भारतवर्ष में जो कुछ प्रतिष्ठित लोग रहे हैं, उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। ऐसे विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों में सचिन तेंदुलकर रहे हैं। सचिन, आप जानते ही होंगे सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता है भारत में। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर इत्यादि जो कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां रही है, वो राज्यसभा में गई है। तो हम देखेंगे कि हम राज्यसभा में, यद्यपि सचिन तेंदुलकर का जब नॉमिनेशन हुआ था, क्योंकि इसमें खेल मेंशन नहीं था, इसलिए आलोचना नहीं की गई, न्यायालय में बाद बनाया गया था। लेकिन कालांतर में न्यायालय का जो निर्णय था, वो निर्णय सटीक था कि वो किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में जो प्रतिभावान है या जो विशिष्ट ख्याति या विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित कर ले है, उस व्यक्ति को उसमें नॉमिनेट किया जा सकता है, क्योंकि विशेषज्ञता का अपने अनुभव से वो राज्यसभा के सदस्यों को गाइड कर सके, बतला सके, देश को बतला सके। तो 12 सदस्यों को नामांकित करते हुए हमने आयरलैंड की परंपरा से लिया, आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। यह ध्यान रखना है कि आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। गवर्नर का जो पद होता है, गवर्नर का पद, यह हमने 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिया है, भारत शासन अधिनियम से लिया। मोटे तौर पर जो संविधान के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं या महत्वपूर्ण विशेषताएं मानी जाती है या महत्वपूर्ण जो लक्षण है, उसके जो विदेशी स्रोत है, उसकी चर्चा आज और कल की क्लासेस में हो गई है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आप लोग बार बार देखेंगे और इसको याद कर लेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से
ये अत्यंत अनिवार्य बन जाता है। धन्यवाद।